नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज शुरुआत वाकई एक बड़ी गुड न्यूज के साथ करेंगे, क्योंकि कल तक जो मिशन नामुमकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने मुमकिन कर दिखाया। कतर में अपने आज जेल में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। 8 में से 7 वतन वापस लौट आए हैं। आज सुबह जैसे ही देश के पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, भारत माता की जय के नारे लगाए और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिना उनकी वतन वापसी नामुमकिन थी। दरअसल जिस तरह से कतर में ट्रायल चला और सभी को सजा सुनाई गई, उसके बाद सभी को इस तरह रिहा होकर सभी का वापस वतन आ जाना आसान नहीं था और सभी को वहां अदालत कथित जासूसी मामले में फांसी तक की सजा सुना चुकी थी। सभी पूर्व नौसैनिकों की उम्मीदें करीब करीब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने कमान संभाली और नामुमकिन सा लग रहा मिशन मुमकिन हो गया। जाहिर है कि जिस रिहाई को हर कोई मुश्किल मान रहा था, कहा जा रहा था कि उस रिहाई की स्क्रिप्ट एक मुलाकात में तय हुई थी और ये मुलाकात बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कतर के अमीर से हुई। इसी बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और उसी का असर रहा कि कल तक नामुमकिन लग रहा पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का मुद्दा आज मुमकिन हो गया। दरअसल कतर के कानून काफी सख्त हैं, वहां किसी की सजा कम होना या फिर सजा से बच निकलना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद दी गई। कतर से अपने पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को जिस एक और शख्स ने संभव बनाया वो रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर हर वक्त पूर्व सैनिकों के परिवार के साथ रहे। बीते अक्टूबर को वो पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों से मिले, पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मोदी एंड टीम की वजह से असंभव दिख रहा टास्क संभव हो पाया। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि वतन वापस लौटने के बाद पूर्व सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह से किया। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। Thank you guys. Let's have 3 cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Thank you. It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. तो हिंदुस्तान को इतनी बड़ी खुशखबरी सुबह सुबह विदेश मंत्रालय ने दी, जिसमें कतर सरकार को भी शुक्रिया कहा गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए
दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है और उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को एक सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। आज सुबह एयरपोर्ट पर सभी पूर्व नौसैनिक वापस लौट आए और सभी ने तहे दिल से भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। इस पूरे मामले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कतर में जिन भारतीयों को सजा सुनाई गई थी उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो गई और कहीं न कहीं इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बधाई के पात्र तो आपका मंत्रालय भी, आप भी हैं। बधाई के पात्र भारतीय हैं और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी इंटरवेंशन के बाद जो है ये संभव हो पाया और जो अमीर हैं कतर के उनका भी आभार कि उन्होंने ये काम किया। आपको लगता है कि 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की उनके साथ कहीं न कहीं वो एक मील का पत्थर रहा? उस मुलाकात के बाद परिस्थितियां काफी बदली क्योंकि जो बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा था उसमें सफलता मिली। जी, इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन के लिए उनका आभार व्यक्त किया क्योंकि जो भारतीय थे उनके परिवार हम लोगों के टच में थे और सजा भी मुकर्रर हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद जब उन्होंने अमीर से बात की तो ये संभव हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का आभार और अमीर जो है कतर के उनके प्रति भी धन्यवाद। कहाँ से बधाइयाँ मिल रही हैं आपको? बधाइयाँ से ज्यादा खुशी और उन परिवारजनों की तरफ से और संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से एक खुशी जो है वो सबके चेहरे पर, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। भारत में कोई भी अच्छी चीज होती है तो हर भारतीय का मन जो है प्रसन्नता से भर जाता है। और एक बार को लगा था कि उम्मीद टूट सकती है क्योंकि डेथ पेनल्टी मिलना और उसके बाद उन्हें सुरक्षित वापसी ले आना, चिंता थी मन में कहीं? नहीं, चिंता तो हर वक्त बहुत अलग अलग भावनाओं के थ्रू हम लोग सब लोग गुजरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद थोड़ी उम्मीद बनी थी और जो हुआ वो तो सबकी बेहतरी के लिए ही है। कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक जीत से कम इसे नहीं देखा जा सकता और जाहिर उन परिवारों के बारे में सोचिए कि जिन्होंने उम्मीदें खो दी थी उनके आंगन में वो हंसते खेलते फिर से लौट आए हैं। दिल्ली से लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा। तो कतर में मिली कूटनीतिक विजय के बहुत सारे मायने हैं। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले तक इन पूर्व नौसैनिकों को वहां की अदालत मौत की सजा सुना चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने ताकत झोंकी, सब कुछ बदल गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बात सजा से रिहाई तक कैसे आई। दरअसल सभी नौसैनिकों की रिहाई को लेकर जिस तरह से भारत सरकार एक्शन में नजर आई उसके बाद काफी कुछ बदला। भारत सरकार ने मौत की सजा को जैसे ही चौंकाने वाला कहा, उसी के बाद यह तय हो गया था कि इस मामले पर भारत सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। तभी सरकार ने तय कर लिया था कि वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी विकल्पों को भी आजमाया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने नौसैनिकों को कानूनी फंदे से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्हीं कानूनी मदद दी गई और उनकी हर संभव मदद भी की गई, लेकिन मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों को उम्मीद उस मुलाकात से बंधी जो दुबई में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई है। इस मुलाकात में भारत ने पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाया। दुबई में हुई प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद अचानक सब कुछ बदलने लगा। पहले सभी पूर्व नौसैनिकों की सजा कम हुई और उसके बाद बात रिहाई तक पहुंच गई। इस दौरान भारत सरकार पूर्व सैनिकों के घर वालों के साथ भी लगातार संपर्क में थी, उन्हें लगातार उम्मीद बंधाती जा रही थी और उनके साथ हर पल खड़ी थी। हर जरूरी जानकारी परिवारों तक पहुंचाई जा रही थी। सरकार की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वो दिन आ गया जब फांसी की सजा तक जा पहुंची पूर्व सैनिकों की जिंदगी रिहाई की चौखट तक आ गई और सभी सकुशल वतन वापस लौट आए। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वो पूर्व नौसैनिक जो कि मौत के मुंह से लौटकर वतन वापस आए हैं और उनके चेहरे पर इत्मीनान साफ नजर भी आ रहा है। आज वतन वापस आए पूर्व नौसैनिकों में पहला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल का। कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्हें बेस्ट कैडेट रहने पर
राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। रिहा होने वालों में दूसरा नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का। कैप्टन सौरभ तेज-तर्रार टेक्निकल ऑफिसर माने जाते हैं और कई मुश्किल ऑपरेशंस को वो अंजाम दे चुके हैं। कतर से वापस लौटे तीसरे पूर्व सैनिक पूर्णेंदु तिवारी हैं। ये नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं और नेविगेशन के एक्सपर्ट के तौर पर इनकी पहचान है। 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है, जो कि पूर्व सैनिक कतर से वापस लौटे हैं। उनमें एक नाम कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा का भी है। कैप्टन वीरेंद्र को नेविगेशनल एक्सपर्ट माना जाता है। भारत लौटे 5वें नौसैनिक कमांडर सुगनाकर पकाला हैं। 54 साल के सुगनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली थी। 2013 में वो रिटायर हुए और कतर से भारत आने वाले छठे चेहरे हैं कमांडर संजीव गुप्ता। उन्हें गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने भी भारतीय सेना को अपनी शानदार सेवाएं दी हैं। वतन वापस आए लोगों में कमांडर अमित नागपाल का नाम भी है। ये नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट रहे हैं और रिहा होकर वापस वतन लौटने वालों में 8वां नाम है नाविक रागेश का। ये नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते थे। ये उन लोगों में थे जिन्हें सबसे कम सजा मिली थी। तो इतनी बड़ी खुशखबरी भारत को मिली है। क्या इसके मायने हैं और किस तरीके से मुमकिन हो पाया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों से परिचय करा देती हूं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ दीपक वोरा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ रोबिन सचदेव जी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कमर आगा साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। सबसे पहले दीपक जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जरा अगर आप हमें समझा पाए, पहला सवाल ये कि ये कितनी बड़ी जीत है और दूसरा ये मुमकिन कैसे हो पाया। आभारी हूँ मैं आपके चैनल पर जब भी आता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और खासतौर आपसे यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। आगा साहब हैं, सचदेव साहब हैं, उन दोनों की इज्जत बहुत करता हूँ। उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये जो वापस आए हैं हमारे लोग, इनको सजा हुई आपने बता दिया है। पहले सजाए मौत हुई, फिर उसको बदल दिया गया। मिसाल के तौर पे सिंपल क्वेश्चन, हम लोगों की डिप्लोमेसी में ट्रेनिंग होती है, मुझे 50 साल हो गए कूटनीति में एंड काउंटिंग। कतार को क्या मिलता अगर इनको फांसी दे देते? कतार की छवि वैसे ही बहुत खराब है। ये बताया जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ उनके संबंध हैं, तालिबान का समर्थन करते थे, आतंक के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड कप हुआ था, उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि आपने मानवाधिकार जो वर्कर्स आए थे भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, उनके साथ आपने दुर्व्यवहार किया था। और फिर ये भी आप जानते हैं कि अमीर देश तो बहुत है, गैस उसके पास बहुत है, लेकिन फ्रैजाइल बहुत है। वहां डेमोक्रेसी, ओपननेस, फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं। जो निर्णय लिए जाते हैं वो अमीर लेता है। तो मेरा ख्याल ये अमीर जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने कुछ साल पहले अपने बाप को हटा के खुद अमीर बन गए थे, उनके बाप ने भी अपने बाप को हटा के अमीर बन गए थे। उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे मिलेगा क्या, मेरे देश की छवि ऐसी खराब है, अब और खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, जो वहां पर एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, उनको क्या संदेश दे रहे हैं? उनको यही संदेश हम दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। समय जरूर लगाया वो बताने के लिए कि हमारा प्रोसेस फॉलो कर रहा था। जहां है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके बीच के जो संबंध है, मैम इतने प्राइम मिनिस्टर्स मैंने भारत में देखे हैं, ये एक व्यक्ति है और मैं खुले दिल से, साफ दिल से कहता हूँ, इसकी पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। अंग्रेजी में कहते हैं नॉट टू लाइक नरेंद्र मोदी। जो भी इससे मिलता है इससे मोहब्बत कर बैठता है, किस तरह भी डालते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि वापस आए। और जो लोग लौटे हैं उनको शुभकामनाएं, उनके परिवारों को भी शुभकामनाएं। चलिए आगे समझेंगे आपसे। रोबिन जी भी हमारे साथ मौजूद है। रोबिन जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, एक बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही है कि कतर खुद की छवि को भी कहीं ना कहीं सुधारना चाह रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन भी है कि उसको क्या मिलता, और ये भी एक वजह है कि वो फैसला पलटने पर मजबूर हो गए। हमारी कूटनीति, प्रधानमंत्री की जो वो मुलाकात हुई थी दुबई में, वो कितनी रंग लाई? थैंक यू वेरी मच। नो एब्सोल्युटली, एज एम्बेसडर वोरा जो बात कह रहे हैं कि कतर को देखिए, आज की दुनिया में कतर ने अपना प्रोफाइल जरा ज्यादा ही हाई प्रोफाइल कर लिया है। वो हर चीज में मध्यस्थता करने के लिए आ जाता है, अफगानिस्तान अमेरिका के बीच, अभी इजराइल हमास के बीच। तो ऐसे में कतर को अपने को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और एक लॉ अबाइडिंग स्टेट और फायदा नहीं मिलता। उसकी छवि होती कि रूढ़वादी, कट्टरवादी देश टाइप है, जो भी होता है एक्सेट्रा। सो दैट्स वेरी वैलिड वन। सेकेंड, यस, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल कैरिस्मा, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल परसुएशन
और जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर आई थिंक रिलेशंस बना लेते हैं, और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री विद लीडर्स लाइक एम्बेसडर वोरा, दे काइंड ऑफ गिव शेप टू इट। आई थिंक हमारी डिप्लोमेसी एक नई एज में आ गई है। मैं कुछ दिनों से या आज सुबह ही एक्चुअली, मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, एक टर्म हमने कॉइन करी है, डक डिप्लोमेसी, बत्तख डिप्लोमेसी। देखिए जैसे बत्तख होती है, जब झील पे तैर रही होती है, ऊपर से तो सब शांत दिखता है आपको, ओके, बट पानी के नीचे तो वो इतना हार्ड वर्क कर रही होती है, पैर मार मार के पैडलिंग कर रही होती है, राइट। तो ऐसे में ये रहा, अच्छा रहा हमारी सरकार ने और दोनों सरकारों ने बिना ज्यादा रेटोरिक तू मैं में आए हुए, और खासकर थैंकफुली, आई ऑल्सो थैंकफुली टू आवर सोशल मीडिया, क्योंकि एक वक्त में बात शुरू हो गई थी कि कतर एयरवेज को बॉयकॉट करो। तो इस तरह की लाइन में जाने से हमें भी कोई फायदा नहीं था हमारे देश को कि हम भी कतर को इस तरह के नेगेटिव उसमें हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाए। तो क्वाइट डिप्लोमेसी विद सोफिस्टिकेशन, आई थिंक रिजल्ट्स लाई है। ऑफ कोर्स पीएम जो COP28 हुआ था दुबई में, वहां साइडलाइंस में कतर के अमीर से मिले थे, तो वो रहा। एक और चीज है जो मुझे लगता है शायद हो, देखिए अब हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारी जियो पॉलिटिकल सब कुछ हो रहा है एटसेट्रा। अभी हमने इस हफ्ते कतर के साथ शायद एक डील साइन करी है 20 साल के लिए फॉर $78 बिलियन ऑफ नेचुरल गैस, जो पेट्रोनेट ने साइन करी है। तो आई थिंक वो भी एक रीजन हो सकता है छोटा सा, कि भाई देखिए हम आप कितने बड़े बायर हैं। देखिए आज की दुनिया में कोई आपको फ्री में कोई एक्सचेंज नहीं करता, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा शायद, राइट, अमंग्स अदर थिंग इन नेगोशिएशन। तो हो सकता है कतर को भी रियलाइज हुआ कि देखिए इंडिया इतना बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमी है ऑलरेडी, और हमसे इतनी बड़ी डील्स करता है, तो कतर का भी इंटरेस्ट है कि भारत से अपने रिश्तों को बैलेंस और फ्यूचरिस्टिक रखे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि है, इसी के साथ साथ हम विदेश मंत्री की भी बात करें, जयशंकर साहब, जिस तरीके से उनके भी एफर्ट्स रहे, तारीफें उनकी भी हो रही। कमर आगा साहब, अगर आप हमको समझा पाए, अगर हम कतर के कानून के बारे में मैं आपसे बात करूं, अगर आप समझा पाए, ये कहा जा रहा है कि वहां पर अगर सजा दे दी गई तो उसको पलटना पहले तो नामुमकिन है, अगर है भी तो भी सिर्फ आमिर के ही हाथ में है। उनके यहाँ जो कानून है बेसिकली वो पार्शली ट्राइबल, कुछ इस्लामिक, उसका एक मिक्सचर है, और उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है वहां से बचना। और ये सच बात है, जैसा कि वोरा साहब ने भी बताया, हमारे दोस्त हैं सचदेवा साहब भी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, मुश्किल होता है। और ये था कि क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमारा उनके साथ हजारों साल पुराने संबंध हैं, इस्लाम आने से पहले भी इस पूरे क्षेत्र से भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, फिर और बढ़े, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मोदी जी का पर्सनल रुचि रहती है इस क्षेत्र में, और हमारा हमेशा अच्छे उन लोगों के साथ बना के रखे थे उन लोगों ने हमेशा, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन जो बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो उनको ये भी दिखता है, इन सब देशों ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपना रखी है कि हमको इन्वेस्टमेंट में अगर भारत, जापान, साउथ कोरिया में करते हैं तो उसका उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा लंबा प्लान है, बातचीत चल रही है। फिर नेवी के भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे उनके साथ है, यानी डिफेंस टाइज भी हमारी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। दूसरी बात ये भी है, एक जो ये सारा जो पूरा एपिसोड हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। वहां की जो इंटेलिजेंस और पुलिस सर्विसेज में पाकिस्तानी मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब से इंडियन वहां जाने लगे इन सर्विसेज के बीच में, तो उनको बड़ी इस बात की चिंता लगी भी थी। और उन्हीं ने ही कहा जाता है, जो रिपोर्ट्स हमको मिली है वहां से, वो ये है कि पाकिस्तान के मूल के लोगों ने इनको इम्प्लीकेट कर दिया ISI के कहने से। ये सारा ऑपरेशन उन लोगों ने कराया था। बाद में जब कतर को पता चला और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बताया, सारी इंफॉर्मेशन दी इन लोगों के बारे में, जो भी बात की हो, जिस तरीके से ने बात की उसका तो नहीं है मुझे, तो कतर अमीर को इस बात का फौरन एहसास हो गया। तो आपने जैसे बताया कि तुरंत ही उनकी फिर डेथ पेनल्टी से, सजाए मौत से उनको सजाए कारागार लंबी सजा दे दी गई कि जिंदगी भर जेल में रहेंगे, और फिर उसके बाद अब रिहाई हो गई। तो ये एक पूरा ऑपरेशन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इंटरवेंशन और फॉरेन मिनिस्ट्री और अजीत डोभाल साहब का भी काफी बड़ा रोल है। इन तीनों लोगों ने जिस तरीके से काम किया, डे टू डे उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रही, परिवारजन
जनकों से मिलना, बातचीत करना, उनको पैसिफाई करना, फिर वहां जाके NSA और फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे वहां से मिले ऑफिशियल से। तो बेसिकली पूरा प्राइम मिनिस्टर और ये इन दो लोगों ये मेहनत कर। दीपक जी, कमर आगा साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि जो खबरें आई वो ये कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और वहां की ISI का हाथ था, जिस तरीके के आरोप लगाकर फंसाया गया। ऐसी सिचुएशन में जब प्रधानमंत्री बात करते हैं आमिर से, उसके बाद वो प्रधानमंत्री की बात से कन्विंस होते हैं, उसके बाद किस तरीके से भारत की छवि ऊपर उठती है और किस तरीके से पाकिस्तान की छवि नीचे गिरती है। यानी कि अब कतर भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि किस तरीके से पड़ोसी हैं दोनों। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से तलखियां हमेशा से रही हैं, लेकिन साजिशें किस तरीके से पाकिस्तान करता है वो भी बेनकाब हुआ है। आगा साहब जो कह रहे हैं 150% करेक्ट है। कतार के पास इतनी ताकत नहीं है उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास कि वो समझ सकें कि इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, ये है वो है। ये ट्रैप था, किसी ने बनाया। और पूरी जो जानकारी आई है, जो मैं भी जानता हूं, मैंने बहुत से लोगों से फॉरेन मिनिस्ट्री में बात की, एक्सटर्नल अफेयर्स में, कहने लगे कि 100% पाकिस्तान का हाथ था। एक चीज इसमें स्पष्ट है मैम, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। कई बार क्या होता है, कोई इशू आती है जो एम्बेसडर के लेवल से ऊपर चली जाती है, फिर जब आपके लीडर्स आते हैं, अगर उनकी पर्सनल इक्वेशन अच्छी हो तो आपस में बातचीत करते हैं, उसका समाधान हो जाता है। हाँ, समय जरूर होगा दिखाने के लिए दुनिया को कि हम लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट 100%, 1000% इसमें पाकिस्तान का हाथ है और उनके मुंह पर ये एक जबरदस्त तमाचा है। एक चीज और आपको बता देता हूं मैम, हम चाणक्य की संतान है। हम लोग मेगाफोन डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करते। वो चीन जो है, वुल्फ वॉरियर्स, अगर ऐसा कुछ उसके साथ होता तो आप अभी तक सुनते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा ये हाल। हम लोग ये चीजें नहीं करते, बड़े चुपचाप से हम बातचीत करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव डिप्लोमेसी होती है। जब उनको रिलीज किया गया तब भी हमने शोर नहीं मचाया, छत पर खड़े होकर नहीं बोले हो भारत जीत गया, कतार हार गया या पाकिस्तान हार गया। हमने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी चीज। ये भारत की ताकत है आज की जो दुनिया बन रही है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और कतार भी इसको समझता है। तीसरी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, सारी चीजें हैं। बस एक चीज कतार मेरा ख्याल पूरी तरह समझ गया है, गल्फ एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है। जिस तरह से लोग जो छीन रहे हैं कमर्शियल चिप्स को, भारत उनकी रक्षा कर रहा है, ये सब जान गए हैं कि अब भारत से पंगा नहीं ले सकते। भारत हमसे दोस्ती चाहता है, अगर उसने एक हाथ बढ़ाया हम दोनों बढ़ाएंगे। वी वॉन्ट इंडिया एज अ फ्रेंड। बिल्कुल, इंडिया एज अ फ्रेंड, इंडिया एज अ फ्रेंड की जब बात होती है रविंद्र जी, देखिए भारत का कद बढ़ रहा है, भारत अपनी रफ्तार से आगे जा रहा है, भारत चाहता है कि बाकी मुल्कों को भी साथ लिया जाए। और जो लुक ईस्ट वाला नारा दिया गया था पहले, आज की तारीख में वही कमर साहब ने भी यही बात बताई है। कहीं ना कहीं जो भरोसा है भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हम कहें कि इस तरह की ये जो एक एपिसोड है, ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत भारत के लिए भी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कतर की बात करें, जैसा कि शुरुआत में दीपक जी ने कहा था कि कतर को क्या मिलता है, शायद इस बात को भारत समझाने में भी काफी हद तक कामयाब रहा। जी हाँ, absolutely right. I mean, on both the points which you're saying and Kamar Aga साहब and Ambassador Vora said, absolutely. देखिए एक चीज और हो रही है, ये जो देश है ना वेस्ट एशिया के, अब ये लोग ऑयल से आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। ओके, और इनको जो फ्यूचर दिखता है उसमें इनको दिखता है रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D इत्यादि, रोबोटिक्स इत्यादि इत्यादि। उसमें इन्हें दिखता है कि इंडिया एक बहुत अच्छा पोटेंशियल हाई पार्टनर है, क्योंकि इंडिया पे ये टैलेंट है और हम इन टेक्नोलॉजीज में आगे हैं। दैट्स वन। सेकेंडली, इन देशों को ये नहीं है कि केवल ये देश हम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वी ऑफ कोर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट जैसे भी बात हुई, हमने कतर से $78 बिलियन का ये डील साइन करा है पेट्रोनेट ने, आई थिंक कुछ 2-4 दिन पहले। बट सऊदी का प्रिंस नियोम सिटी बना रहे हैं, जो $500 बिलियन का उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, टोटल ग्रीन एंड बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी। उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करते हैं, उन्हें वहां इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। देखिए किसी भी देश में जितना भी पैसा हो, जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें कंसोर्शियम बनता है। तो डावोस इन द डेजर्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल अक्टूबर-नवंबर में। ओके, वहां पर उन्हें है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आए हमारे इन प्रोजेक्ट्स में। अभी हाइफा प्रोजेक्ट अडानी ने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो इंडिया इज अ एनेबलिंग पार्टनर हो गया है इस रीजन में फॉर इनके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर जॉब्स इन दोस कंट्रीज एज वेल एज इवन इन्वेस्टमेंट्स। ये बात नहीं रही कि हम केवल इनकी तरफ देखते हैं कि आप हमारे को इन्वेस्ट करो। तो इन फैक्टर्स के चलते, एंड देन उसके ऊपर नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी। अभी जो ये हुतीज के अटैक्स को लेकर के जो हम रोल प्ले कर रहे हैं,
ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ एडन इत्यादि इस एरिया में, इससे हमारी नेवल ऑफ कोर्स ओवरऑल पावर, बट हमारी नेवल रीच और नेवल इन्फ्लुएंस और असिस्टेंस कतई दर्शाती है। तो ये जब सारे फैक्टर्स उसके अलावा यूएस इंडिया के जो रिश्ते चल रहे हैं उसमें देखिए, एक तो बना था I2U2, इंडिया इजराइल UAE US, जिसे ये भी कहा जाता है क्वाड ऑफ द ईस्ट, राइट, वो अभी कहीं चल रहा है, वो लिंकेजेस बन रहे हैं। फिर अभी G20 में जो अनाउंस हुआ था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। तो ऐसे में तो ये भी तो दिखता है इन सब देशों को भी कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप्स बहुत डीप और वाइडन करके हमारे इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और उसमें इंडिया चाहिए। जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में जो है उसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी सऊदी अरेबिया, अरब एमिरेट से, टेक्नोलॉजी आएगी अमेरिका की, GE इंजन, लोकोमोटिव्स वगैरह जो रेल ट्रैक चलेंगे, और एक्सपर्टीज और टैलेंट इंजीनियरिंग कौन देगा? भारत देगा। तो भारत एक बड़ा नेचुरल लॉजिकल पार्टनर बन जाता है इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स में भी, जिसके चलते वेस्ट एशियन कंट्रीज आर डेफिनेटली वेरी मच बहुत पॉजिटिव है हमारे से। उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक है कि पर्सनल रिलेशंस और शांति से चुपचाप काम करो अपना, विदाउट क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज एंड रेटोरिक्स, और अच्छे रिश्ते बना के आगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमरागा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, दीपक जी भी हमारे साथ है, रोबिन जी भी हमारे साथ है। किस तरीके से हम चर्चा यहाँ पर यही कर रहे हैं कि आज एक बड़ी जीत भारत की हुई है, हमारे नौसैनिक वापस आए हैं कतर से, लेकिन यहाँ से भारत की छवि कितनी और मजबूत होती है, कैसे भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं, और इसमें कितनी बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी कूटनीति की है। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। चर्चा हम कर रहे हैं नौसैनिकों की वापसी की, रिहाई किया, और उसी पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन सचदेवा जी हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, साथ ही साथ कमर आगा साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशन से। कमर साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो बात रॉबिन जी ने कही थी कि देखिए इस वक्त अरब कंट्रीज भी ये समझ रहे हैं कि भारत किस तरीके से ग्रो कर रहा है, भारत के रिलेशनशिप एक डेवलप्ड कंट्रीज के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। लेकिन यहां पर भारत की मध्यस्थता, या फिर कहें कि भारत जिस तरीके से न्यूट्रल आगे चलता है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, जिसमें हमने देखा कि भारत ने अपनी पूरी न्यूट्रल भूमिका वहां पर निभाई, अमेरिका के साथ भी संतुलन बना के रखा और रशिया के साथ भी बना के रखा। ये छवि किस तरीके से भारत को एक अलग देश और कहें कि भरोसा जगाती है दूसरे मुल्कों पर? जी, बहुत सही बात आपने कही। 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, खासतौर से मोदी जी की जो डॉक्ट्रिन है कि हमें सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना है, ईस्ट से भी और वेस्ट के भी देशों से। भारत इस समय बिल्कुल एक मिडिल में खड़ा है। एक तरफ तो जो ये रशिया और दूसरे ब्रिक्स देश हैं वो खींच रहे हैं भारत को कि वो भारत उनकी तरफ आ जाए, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, वो चाहते हैं भारत उनकी तरफ चला आ जाए। जिस तरफ भी जाएगा उसका पल्ला भारी उनको लगता है हो जाएगा। उसके कई कारण हैं। एक तरफ तो भारत की जो छवि है ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत सबसे ऊपर है, क्योंकि हमेशा भारत ने, खासतौर से मोदी जी, हमेशा उनकी जो इश्यूज होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हमेशा यूनाइटेड नेशन या दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज पे के पटल पे रखती है, उनके कॉज के लिए लड़ाई भी लड़ती है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन जो बढ़ के 5 और फिर उसके बाद 7 और 8 ट्रिलियन जल्दी ही हो जाएगी, तो इस वजह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि वो यहाँ पे भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इसकी वजह से भी जो बहुत अट्रैक्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनीज को। और इसके अलावा ये कि हमारे पास जो लेबर है वो अंग्रेजी स्पीकिंग है, कंप्यूटर से भी है, बहुत हाईली टेक्निकल है। आप देखिए बहुत से सेक्टर्स में IT के अलावा अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के अंदर भरे पड़े हैं। जिस शहर में जाइए आपको इतने इंडियन मिलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जहां तक सवाल है अरब देशों का, तो अरब देश में हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। एक हम अरबों को भी सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अच्छे संबंध इजराइल और ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, और ये बात सब इस बात को मानते भी हैं कि वक्त पड़ने पे काम भी देता है। दूसरी तरफ ये कि हम
इंट्रा अरब फाइट में बिल्कुल लड़ाइयां जो होती हैं उसमें भारत बिल्कुल नहीं बोलता। अरब के जो जस्ट कॉज हैं जैसे कि पैलेस्टाइन का है उसमें हमारा पूरा सहयोग है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी पैलेस्टीन को देती है। और फिर उसके अलावा भारत जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन जिसके ऊपर अरब भी मानते हैं, अमेरिकन भी जिसको मानते हैं और पश्चिमी देश भी उसके बारे में बात करता है। भारत आतंकवाद के पूरी तरह से खिलाफ है, चाहे वो जो इजराइल में हो या हमस में हो या इजराइल में हो या पैलेस्टाइन या कहीं भी हो, उसका हमेशा भारत ने खंडन किया। अरब देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। फिर हमारा ट्रेड जो है, कतर एक छोटा सा देश है, हमारा लगभग उनके साथ जो है $16 बिलियन के करीब का ट्रेड है जो लगातार बढ़ रहा है। गैस के मेजर सप्लायर हैं, आजकल रशिया से भी काफी खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत कम हो जाती है जब हम तेल गल्फ के क्षेत्र से तेल या गैस या इस किस्म की चीजें मिलती हैं। उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, प्लास्टिक है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इसी क्षेत्र से हम लेते हैं और हमको सप्लाई भी करते हैं। हमको बहुत सी चीजें यहाँ पे रिफाइन करके बना के, तेल का काम महज गाड़ी और पेट्रोल इंजन चलाने के लिए नहीं होता बल्कि बहुत इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र करीब में है। फिर उसके बाद कतर से एक पाइपलाइन भी अंडर सी लाने का प्रोग्राम है हमारा। ऑयल गैस जो थी पहले हमें 12 और 13 डॉलर पर यूनिट मिल रही थी BTU, जो भारत के कहने पे अब 5 और 6 पे आ गई क्योंकि गैस की प्राइस कम हो गई थी। जब जैसे ही भारत ने ये क्वेश्चन किया तो उन्हीं ने मान लिया। तो भारत का में फिर हमने पहले भी बताया 7 लाख से ज्यादा लोग हैं जो लगभग 1/4 पॉपुलेशन के बराबर है। उनका वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा योगदान है। और जो वहाँ पे स्टेडियम्स बनाए थे उसके बनाने में बहुत से हमारे लेबर भी शहीद भी की जाने भी गई हैं। और फिर उसके अलावा ये भी कि एक बड़ा स्टेडियम जो वहाँ पे बना है बहुत स्टेट ऑफ आर्ट का कहलाता है, वो भारत की एक कंपनी L&T ने बनाया है जी। और इसके बनने के बाद कई और प्रोजेक्ट्स भारत को दूसरे देशों में भी इस कंपनी को अब मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं लगातार। तो भारत की छवि बहुत अच्छी है। प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल रिलेशन इन सबसे बना रखे हैं। इन सभी देशों के जितने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सब देशों ने वहां पे दिए। बहुत अच्छे तरीके से कंवर साहब आपने समझाया कि छवि किस तरीके से भारत की तमाम देशों के साथ अच्छी। दीपक बोहरा साहब, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक बात आपने कही थी अभी पिछले अपने जवाब में कि जब एक डिप्लोमेट स्तर पर बात नहीं बनती है तो ऐसे में किस तरीके से राष्ट्राध्यक्षों के रिश्ते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो बात बहुत ज्यादा काम करती है किसी भी बात को मनवाने के लिए। हम कहें कि जिस तरीके से हमने यही देखा कि हमारे 9 सैनिकों की रिहाई हुई है, इसको आप समझाइए किस लेवल पर बातचीत शुरू होती है, क्योंकि यहां पर भी कोशिश यही की जा रही थी कि हर तरह की मदद की जाएगी, हर लेवल पर जाकर बातचीत होगी। एक तो मैं चाहूंगी आप इसको समझाएं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अरब कंट्री में भारत का एक मंदिर स्थापित होना, जो कि परसों प्रधानमंत्री मोदी जा भी रहे हैं। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछे हैं। जो कमल आगा साहब ने जो कहा है और रविंद्र सचदेव साहब ने, मैं उनसे बेहतर तो नहीं समझा सकता, लेकिन कई बार होता है मैम जब कुछ बायलैटरल इशू होती है तो हम लोग एम्बेसडर के लेवल पे उसको डील नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जाते हैं फॉरेन ऑफिस में, हमारा प्रोटोकॉल होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं। तो फिर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और खास तौर पे जब उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सर आप ये इशू रेज करिएगा क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करता है, इस देश का जो नेता है वो मना नहीं करेगा। अभी कमल साहब ने बात करी थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, मैम ये बहुत एक अहम मुद्दा है। मैं 3 देशों में अफ्रीका में वहाँ विशेष सलाहकार, और मैं जानता हूँ यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग होती है ये तीनों देश के प्रतिनिधि उठ के कुछ कहना चाहते हैं तो बाकी सब कहते हैं छोटा मोटा सा कोई अफ्रीकन देश बैठ जा चुप करके, कोई सुनता नहीं है। लेकिन पिछले साल जनवरी में फिर एक वर्चुअल समिट होस्ट किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, 125 डेवलपिंग नेशंस के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स आए थे और हमने उनसे पूछा कि आपकी सामने चुनौतियां क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या। उन्होंने हमें बताया और हमने उनको रेज किया। मैम 2 मिनिस्टर्स ने
जिन देशों में मैं काम करता हूँ, मुझे फोन करके कहा कि अब जो हमने देखा है, हमने ये फैसला कर लिया है कि फॉर अ डेवलपमेंट पार्टनर इंडिया इज आवर चॉइस। और फिर मैंने वही जवाब दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं। आपने हमें चुना है, आपने बहुत सही चुनाव किया है, गोइंग टू लेट यू डाउन। तो मैम, जो मैं ये देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग अगर मैं ये कहूँ, टुडे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। सारी दुनिया भारत को देखती है कि भाई देखिए कितनी तेजी से ये जा रहे हैं। भारत वहीं था जहां 30 साल पहले, जहां ये देश आज है। ये हमसे सीखना चाहते हैं, चीन से नहीं, उसका सिस्टम तो मारपीट वाला है, और फिर जो इस्लामिक हमारा पड़ोसी है वो तो कुछ और करता है। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन सब के बावजूद अगर तरक्की कर रहा है, कुछ बात तो है हम में, ये हस्ती मिटती नहीं है हमारी। क्या बात है रोबिन जी। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डेवलपमेंट नेशंस, लेकिन हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने साथ दिया है 47। तो क्या कहें कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार के साथ हमारी डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में आ जाएंगे। Oh, absolutely. I mean, thankfully keeping fingers crossed, unless कि कोई मेजर टर्मोइल सा हो जाए, कोविड टाइप, वो छोड़िए। सबसे बड़ा खतरा मेरे विचार से तो है कि अगर कोई वॉर हो जाती है हमारी बड़ी पाकिस्तान या चीन से, अगर उस तरह का हो जाए तो फिर ऑब्वियसली सारी इकोनॉमी पे बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। परंतु अदरवाइज ऑल एज यूजुअल डेफिनेटली हम वहां हेड कर रहे हैं। कमिंग बैक 2-3 पॉइंट्स, ये इंसिडेंट एक और चीज दर्शाता है दुनिया को कि भारत के लिए लाइफ ऑफ एवरी इंडियन मैटर्स। बिल्कुल राइट। जैसे जैसे देश डेवलप होते जाते हैं, अमेरिका को क्यों इतना सुपर पावर माना जाता है, सबको पता है कि कोई अगर एक अमेरिकन भी किसी देश में फंस गया, गलत या सही, अमेरिका पूरा का पूरा जान लगा देता है ऊपर से नीचे तक उस अमेरिकन को इवैक्यूएट करने में या वापस लाने में। राइट। अब इंडिया तो वो एक डेवलप्ड नेशन होता है। पैरामीटर्स में क्या है डेवलप? श्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर कैपिटा जीडीपी है, पर मैं कहूंगा एक और मापदंड होता है कि आप अपने ईच लाइफ मैटर्स फॉर यू। तो इंडिया भी अब इस इंसिडेंट से ये दिखाता है, और बीच में अभी भी जो हो रहे हैं, इवैक्यूएशन हुई यूक्रेन वॉर से, हम अपने बच्चों को लेकर के आए। राइट। एडन में इतनी बड़ी इवैक्यूएशन हुई थी इसी सिविल वॉर में। अभी ये जो अरब सी में हो रहा है, हुती जो कर रहे हैं, उसमें कुछ तो बाय द वे हमारे इंडियंस हैं जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको हम इवैक्यूएट कर पा रहे हैं। तो ये एक इंडिकेट करता है एज अ डेवलप्ड नेशन एंड इट्स वीक। सेकेंडली एक चीज, यस, अभी जो बात हो रही है, अरब वर्ल्ड हमारी तरफ और क्यों देख रहा है? देखिए, पिछले स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, और उससे भी पहले अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकला, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई, बड़ा एम्बैरसिंग रूप से अमेरिका ने विड्रॉ किया जी। अरब वर्ल्ड, खास करके सऊदी एंड यूएई दोनों, ये अभी तक तो कंफर्टेबल थे भाई यूएस के साथ, हम फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा नहीं देखते, बट अब ये देश बहुत प्रोएक्टिव हो गए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। बिल्कुल। तो ये देश भी अब एक अलग नोड चाहते हैं, कोई काउंटर बैलेंसिंग चाहते हैं, ताकि ये केवल अमेरिका पर ही डिपेंडेंट ना हो। और इधर इंडिया जो इमर्ज कर रहा है एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो वॉइस दे रहे हैं हम ग्लोबल साउथ की इश्यूज को, और हम एक तरह से कहें न्यूट्रल कहें, या हम बैलेंस्ड सद्बुद्धि के साथ कॉमन सेंस की बात रख रहे हैं, विदाउट गेटिंग इनटू वन कैंप और द अदर। तो ये जो चीजें हैं, ये भी अपील कर रही हैं इस रीजन को कि इंडिया एक बैलेंस्ड सद्बुद्धि वाली बात करने वाला देश है। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और समझाया कि कितनी बड़ी ये भारत की जीत है और किस तरीके से अब अरब कंट्रीज ही नहीं बल्कि हर कंट्री भारत की तरफ देखता है, और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।